जय हिंद दोस्तों। जैसा कि इसके पिछली वीडियो में बिलियन वाला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बता दिया था और ये भी आपको साबित किया था कि जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं क्यों बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर आपको दिखा करके एनालाइज करके सवाल बताया था। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आपका वैद्युत रसायन में कौन से ऐसे न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस पूरा 100% बनता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से इतने टॉपिक पे 4 टॉपिक पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस पूरा 100% है दोस्तों। आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रखूंगा, बोर्ड एग्जाम के बाद आकर के खुद बताना कि जो मैंने कहा वो सही हुआ या नहीं। ठीक है, अब आप देखो यहां पे आप खुद देख सकते हो कि मोलर चालकता पे सीधे 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब वही चीज यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्टार किया हूं कि मोलर चालकता पे आने का चांसेस पता ना क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार 100% है कि मोलर चालकता पे न्यूमेरिकल पक्का पूछेगा और वो भी 2-3 सेट में डालेगा क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि इनमें से न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा। बस जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप फॉलो करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हम लोग ईएमएफ पे न्यूमेरिकल करेंगे, यानी वैद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है, जो कि 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है सिंपल फार्मूला जो होता है उससे, और एक होता है निर्नष्ट वाले फार्मूले से। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल वाले फार्मूले का ट्रिक से समझेंगे बिना रटे एकदम अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद निर्नष्ट वाले को कैसे करेंगे ये बताऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों मोलर चालकता, गिब्स ऊर्जा और फैराडे के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ही वायरल है दोस्तों। तो बिना देर किया ये शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या निकालने को दिया है, ईएमएफ निकालने के लिए दिया है। क्या निकालने के लिए दिया है दोस्तों? ईएमएफ निकालने के लिए दिया है। तो ईएमएफ कैसे पता चलेगा कि निर्नष्ट वाले फार्मूले को रख करके निकालना है या फिर इस वाले फार्मूले को रख के निकालना है? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप इसको देखा करिए। ठीक है, किसको देखा करिए? जो यहाँ पे दिया रहता है, इससे पता चल जाता है कि फार्मूला निर्नष्ट वाला लगेगा या फिर सिंपल वाला लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी आपको यहाँ पे सांद्रता 1 मोल यहाँ भी हो और 1 मोल यहाँ भी हो, अगर दोनों जगह पे ऐसा दिख रहा है तो समझ लीजिए सिंपल फार्मूला लगेगा, निर्नष्ट वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब आती है बारी कि फार्मूला अप्लाई कैसे होगा। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो आपको यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है, लवण सेतु कहते हैं इसे, ये चिन्ह है उसका, इधर वाला जो लिखा होगा, इधर वाला जो लिखा होगा उसे हमेशा एनोड समझोगे, और 2 लाइन के इधर वाला जो लिखा होगा उसे हमेशा कैथोड समझोगे। यानी कॉपर वाला जो वैल्यू होगा वो कैथोड के लिए होगा और जिंक वाला जो वैल्यू होगा वो एनोड के लिए होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपको एक बात और बताता हूं, कभी भी आपको देखो ये जो तीर है ऐसे, इस तीर को मैं यहाँ पे, इस तीर को मैं यहाँ पे ऐसे बनाया हूं। ठीक है, अगर इधर का वैल्यू कम हो, क्या पावर वाला, ठीक है, अगर इधर का वैल्यू कम हो और इधर का वैल्यू ज्यादा हो तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में चिन्ह बदला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि कोई वैल्यू माइनस में दिया है, कोई वैल्यू प्लस में दिया है, तो इस चिन्ह को कभी कभी बदला भी जाता है। तो कैसे बदलता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, पहले अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए। फिर उसके बाद अगर इधर का वैल्यू, जैसे ये तीर जो दिख रहा है आपको, अगर इधर वाला वैल्यू अगर ज्यादा मिल जाए और उधर वाला कम हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का वैल्यू ज्यादा है और इधर वाले का वैल्यू कम है। कैसे कम है? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 0 है। तो बताइए 2 प्लस ज्यादा है या 0? तो जाहिर सी बात है 2 प्लस ज्यादा है, यानी इधर वाला ज्यादा। अगर इस साइड वाला ज्यादा हो, यानी तीर के इस साइड वाला ज्यादा हो और इस साइड वाला कम हो, तो समझ लीजिए रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी अपचयन, और उस दौरान चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित सेल के वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की गणना कीजिए, और आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैल्यू क्या दिया है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप याद रखिए सबसे पहले आप इसे उतारिएगा, जैसे सी डी 2 प्लस सांद्रता 1 मोल, फिर आपको क्या दिया है, एजी प्लस 1 मोल सांद्रता, फिर यहां एजी दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ, और आपको क्या दिया है वैल्यू, आपके पास ई नोड सी डी 2 प्लस सी डी बराबर दिया है -0.40 वोल्ट। अगला क्या दिया है, ई नोड एजी प्लस एजी बराबर प्लस में 0.80 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। अब आप बताइए आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या है, यहां पे ई सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। यहां तक क्लियर है? फार्मूला तो अब हमने लिख लिया। अब कैसे पता चलेगा इसमें कौन कैथोड है और कौन एनोड है? तो ये दोनों लाइन के इधर वाला का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है दोस्तों, उधर देखिए कैथोड है। क्या है? कैथोड है कि नहीं? और इधर वाला एनोड। तो यानी एजी वाला जो वैल्यू दिया है इसमें, यहाँ पे एजी बराबर जो यहाँ पे दिया है एजी प्लस एजी का जो वैल्यू दिया है, ये किसके जगह पे होगा, ये कैथोड के जगह पे उतरेगा। ये किसके जगह पे उतरेगा, कैथोड के जगह। किसके जगह, कैथोड के जगह पे। लेकिन देखेंगे कि ये चिन्ह बदलेगा तो नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्या है, एजी के ऊपर प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यानी प्लस कितने बार है, 1 बार। तो 1 प्लस इधर है और इधर क्या है, 0।
तो इधर वाला ज्यादा है या इधर वाला ज्यादा है, तो कहोगे जाहिर सी बात है सर 1 प्लस ज्यादा होगा 0 से, यानी इधर वाला ज्यादा है। इधर वाला अगर ज्यादा रहे और इधर वाला अगर कम रहे तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा वैसे ही उतार दीजिए, प्लस 0.80, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे एनोड कौन बनेगा, इधर वाला एनोड होता है CD वाला, तो CD वाले का वैल्यू कितना है, इतना दिया है, -0.40, तो यहाँ पे लगा दीजिए -0.40, ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कहोगे कि सर यहाँ का चिन्ह बदलेगा या नहीं, तो कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे देखो इस तरफ 2 प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 0 है, तो आप ही बताओ ना कि 2 ज्यादा हो गया 0, तो जाहिर सी बात है 2 ज्यादा होगा तो इधर वाला ज्यादा है, ठीक है, तीर के इधर वाला ज्यादा है तो चिन्ह बदलेगा नहीं। समझ आया, क्लियर हुआ। अब बताइए 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.40, क्या मैं इसे जोड़ूं या फिर आप जोड़ लोगे, तो जाहिर सी बात है आप जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट में। अब बताइए समझ आया या नहीं, इस तरह का सिंपल सवाल। एक सवाल और कराऊंगा तो कॉन्फिडेंट लेवल और ज्यादा हाई हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी वैरायटी पे है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Zn 2 प्लस 1 मोल सांद्रता, यहाँ भी 1 मोल सांद्रता। बताइए नेट नष्ट वाला लगेगा या सिंपल वाला फार्मूला लगेगा, तो आप कहोगे कि सर जी सिंपल फार्मूला लगेगा, ई सेल नोड बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। हाँ या ना में जवाब चाहिए, सिंपल वाला फार्मूला लगेगा। अब जब सिंपल वाला फार्मूला लगेगा मेरे भैया, तो आप पहले देखोगे कि हमारे पास जब सॉल्व करना शुरू करोगे तब देखोगे हमारे पास वैल्यू क्या है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, पहले इसे आप उतार लोगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसे उतार लिया यहाँ पे, ठीक है, समय बचाने के लिए मान लीजिए मैंने उतार लिया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई नोड Zn 2 प्लस Zn बराबर प्लस में 0.76 वोल्ट, फिर उसके बाद ई नोड Cu 2 प्लस Cu बराबर प्लस में 0.34 वोल्ट, ठीक है, ए दिया हुआ है। अब बताइए इसमें कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का, तो आपको पता है ना, इधर वाला जो होगा वो कैथोड का काम करेगा, कॉपर वाला कैथोड का। तो कॉपर वाला वैल्यू कितना दिया, इतना दिया है, तो इसके जगह पे कितना रख देंगे 0.34, फिर यहाँ माइनस से माइनस लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बताइए, कोई दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो आप बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आती है बारी ये वाला एनोड वाला, तो एनोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.76। अब आप कहेंगे सर चिन्ह आप बदल नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं कि बदलेगा या नहीं, तो आप खुद ही देखिए ना, यहाँ पे +2 है, इधर कुछ नहीं है तो 0, तो इधर का ज्यादा है ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ भी इधर का ज्यादा है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना है दोस्तों, प्लस में 0.76 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बताइए आप लोग, पक्की बात मानो कि यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप बड़ी गहराई से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे कितना 0.34, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.76। अब आप खुद देख रहे हो इधर वाला वैल्यू छोटा है और इधर वाला बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा। आंसर आपका किस में आएगा दोस्तों, निगेटिव में आएगा। और आपको बात बता देता हूं कि निगेटिव में आंसर आना पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये सवाल बनाने के लिए बना देता है, ठीक है, लेकिन निगेटिव आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो तो लिखना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, समझ आई मेरी बातें। अब आपको एक खेल खेलता हूं, मान लो यहीं पे ये वाला वैल्यू अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉपर पहले रहता और Cu2 बाद में रहता और यही वैल्यू दिया रहता, यही वैल्यू, तो क्या आप यही वैल्यू डायरेक्ट रख देते या चिन्ह बदलते, तो आप कहोगे सर इधर 0 हो गया, इधर 2 प्लस हो गया, यानी इधर का कम हो गया, तो ये जो प्लस में वैल्यू है ये किस में आ जाएगा, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में, और निगेटिव वैल्यू रखा जाएगा यहाँ पे। अब खेला समझ आया, मजा आने लगा ना। अब सवाल मुट्ठी में आया कि नहीं, अब ऐसा सवाल आएगा कर पाएंगे कि नहीं, पक्की बात बताइए, ईमानदारी से बताइए। अगर मान लीजिए यहीं पे एक चीज और जोड़ देता हूं, मान लीजिए यहीं पे कह देता कि साथ में मानक गिब्स ऊर्जा भी ज्ञात करो। मान लो यहां पे मानक गिब्स ऊर्जा भी ज्ञात करना होता तो कैसे करते बताओ, एकदम चुटकी में करते, चुटकी में करो। देखो गिब्स ऊर्जा जब भी पूछेगा तो गिब्स ऊर्जा ऐसे डेल्टा जी लिखना, यहां नोट लगा देना और यहां पे बराबर करना और फार्मूला लिखना -NF और यहाँ पे लिख देना ई नोड सेल। अब बताओ ताजा ताजा ई नोड सेल निकला कि नहीं यहाँ पे, तो आप कहोगे कहाँ निकला सर जी, देखो ई नोड सेल निकला है कि नहीं है, ठीक है।
घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बड़े क्लास के हो, इतना छोटा काम तो कर ही सकते हो। अगर मैं इतना करने लगूंगा तो समय बढ़ेगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगा वीडियो का, तो कम समय में ज्यादा नहीं सीख पाओगे फिर। ठीक है, और अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ भी आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आपकी गलती पकड़ में आएगी, एग्जाम से पहले ही आप इसे सीख लोगे। बात सही कह रहा हूँ नहीं? नहीं तो छोटी छोटी गलती छुप जाएगी। ये गलती छोटी छोटी कहाँ होगी? बोर्ड एग्जाम में। तो बताओ मेरे भाई बहन, क्या बोर्ड एग्जाम में गलती करना है या अभी गलती करना है? तो जितनी गलतियां करनी है अभी करना है, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है, बोर्ड एग्जाम में कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? माइनस लिखना। अब गिब्स ऊर्जा निकालने का तरीका क्या होता है? यन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कितना आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कितना चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 2 प्लस चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहा है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फैराडे कांस्टेंट जो होता है, फैराडे या फैराडे कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 96,500। हमेशा याद रखना 96,500, 96,500। और ये जो ई नोट सेल का वैल्यू आएगा यहाँ रख देना, गुणा कर दोगे तो आपका गिब्स ऊर्जा आ जाएगा। बताओ कितना आसान है, मजा आया ना? बहुत ही प्यारा है एक्सरसाइज, बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में कोलराउस का नियम आता है। अगर आप कोलराउस के नियम पे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो, कोलराउस का नियम अच्छे से फील नहीं कर पाते हो, तो यहाँ कोलराउस के नियम वाला मेरा थंबनेल दिख रहा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे कोलराउस का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, वान टॉप गुणांक क्या होता है, ये सारा चीज आप आसानी से सीख सकते हो। यहाँ पे थंबनेल भी मेरा दिख रहा होगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कुछ बना दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ मिलेगा। जो आप कहोगे वो इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, जो आप सोच सकते हो वो इस चैनल पे मिलेगा। बस इस चैनल से आप जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर अभी तक आपको मेरे कोर्स के बारे में नहीं पता है तो आप जल्दी से जान लीजिए, बहुत ही कीमती, बहुत ही सही समय है दोस्तों, क्योंकि 1 हफ्ते लगभग बचे हैं। ठीक है, 1 हफ्ते तक केवल ऑफर बचा हुआ है। जा करके जल्दी से कोर्स परचेज कीजिए, गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए vijaysir24.com, तो वहां पे मेरा कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम रेट में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको मिल रहा है। ठीक है, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, वो भी दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। समझ आई मेरी बातें? अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा एक वीडियो दिख रहा है थंबनेल। ठीक है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि क्या उस कोर्स में है, उस कोर्स के लाभ क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। ठीक है, उस कोर्स को लेने का फायदा क्या होगा, उस कोर्स को लेने का फायदा क्या होगा, सब कुछ बताया गया है। इस वीडियो के अंत में उसका लिंक भी लगा दूंगा। ठीक है, तो जाकर के दोस्तों गूगल पर जाकर के जल्दी से सर्च कर लीजिए। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करके मेरी बात को एक बार जरूर मान लीजिए दोस्तों, कि आपके स्टडी को 10x गुना वो बढ़ा देगा, यानी इतना बेहतरीन है वो, आपको बेहतर परफॉर्मेंस कराने में बहुत मदद करेगा वो कोर्स। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सांद्रता कितना दे दिया है, इतना और इतना दे दिया है, यानी 1 मोल 1 मोल सांद्रता नहीं है। जब 1 मोल 1 मोल सांद्रता नहीं है तो यहाँ पे निर्नष्ट वाला समीकरण लगेगा। किसका लगेगा? निर्नष्ट का। तो कैसे किया जाएगा देखिए, अब ध्यान से देखिए, निर्नष्ट का समीकरण होता क्या है। तो निर्नष्ट का फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग बेस 10। और ऊपर में याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये जो वैल्यू रखा जाता है तो इस तरफ यानी ऊपर में, बटे के ऊपर जो वैल्यू रखेगा हमेशा एनोड वाले तरफ का रखोगे। किधर वाले का? एनोड वाले, यानी जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और नीचे किसका वैल्यू रखोगे? जिधर रिडक्शन यानी बोले तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका निर्नष्ट का समीकरण तो मैंने लिख दिया, अब वैल्यू कैसे रखा जाए? तो आपके पास यहाँ पे आपको ई नोट सेल का वैल्यू रखना है। तो ई नोट सेल आपको कहीं है ही नहीं, ई नोट सेल निकालने के लिए आपको व्यवस्था दे दिया गया है। लेकिन ठीक है, जब भी आपको 2 वैल्यू इस तरह से दिया जाए तो समझ लीजिएगा ई नोट निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम ई नोट निकाल लेते हैं। तो ई नोट कैसे निकलेगा आपको बता ही चुका हूं। ई नोट सेल निकालने का फार्मूला क्या होता है? ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। तो आ जाएगा दोस्तों ई नोड सेल बराबर ई कैथोड। अब ई कैथोड कौन बनेगा? कैथोड इधर वाला बनता है, बताया ना, और एनोड इधर वाला, यानी कॉपर वाला कैथोड बनेगा। तो कॉपर वाले का वैल्यू कितना दिया है? इतना, यानी 0.34। कितना दिया है बच्चा? 0.34। क्या चिन्ह बदलेगा यहाँ पे या प्लस ही रहेगा? तो आप कहोगे प्लस ही रहेगा सर। क्यों? क्योंकि इधर का ज्यादा है और इधर का 0 है। ठीक है, अब ये फार्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एनोड। एनोड का वैल्यू कितना दिया है? इतना दिया है, तो माइनस 2.37। वैल्यू नहीं चिन्ह नहीं बदलेगा, मालूम है ना, क्योंकि इधर का ज्यादा है उधर का कम है। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा ई सेल नोड बराबर 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। ठीक है, तो ई नोड सेल आपको मिल गया। अब इसे जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद वैल्यू आ जाएगा
7 4 11 हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7, यानी 2.71 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए बोल्ट। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ गया 2.71 माइनस 0.0591 और यन क्या है बता ही चुका हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आ गया लॉग बेस 10। अब ऊपर में ऑक्सीडेशन वाले तरफ का वैल्यू रखना है, यानी इधर वाले का हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, 0.1 और नीचे में क्या आ जाएगा इधर वाले का, तो 1 गुणे 10 घाते -1 यही दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मैं ना साइड में कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहाँ पे कितना है 0.1 और नीचे कितना है 1 गुणे 10 घाते -1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 0.1 है, 10 घाते -1 ऊपर भेजोगे तो 10 घाते प्लस में 1 हो जाएगा और नीचे में 1 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पावर में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 10 का जब 0.1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और नीचे में 1 आ गया, बराबर में आंसर 1 आएगा। तो आपको कुल मिला के इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा 2.71 माइनस 0.591/2 गुणे लॉग बेस 10 और यहाँ आ जाएगा 1। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉग बेस 10 पे जब 1 आता है तो वैल्यू होता है 0। क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है। फिर उसके बाद लॉग बेस 10 पे अगर 10 आता है तो वैल्यू होता है इसका 1। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये आया इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये 0 क्या करेगा, इस पूरे को 0 कर देगा, यानी कुल मिला के आपका ई सेल जो होगा वो कितना आ जाएगा 2.71। अब बताओ इस तरह का क्वेश्चन आसान लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा। मजा आया, क्लियर हुआ? अब इसी पैटर्न पे सवाल एक यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, सेम सवाल है आपको। यहाँ पे जो वैल्यू दिया आपको पता है, ये ऊपर में रखोगे या नीचे में रखोगे। ठीक है, और आपको इस बार क्या कह रहा है कि ई सेल का वैल्यू दे दिया है और ई नोट सेल का वैल्यू निकालना है। यानी फार्मूला क्या है, ई सेल बराबर क्या होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591/n, फिर क्या होता है लॉग बेस 10 और यहां ऊपर में क्या रखोगे 0.01, नीचे में क्या रखोगे 0.1। यन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यन का वैल्यू आपके पास 2 का आदान प्रदान हो रहा है तो यहाँ 2 रख दोगे और आपका इसका वैल्यू इस बार दे दिया है, जो पूछ रहा था उसका वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है इसके जगह पे 0.59। क्या करना है, इस पूरे माइनस वाले वैल्यू को बराबर के इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा 0.59 प्लस में 0.0591/2 लॉग बेस 10। अब इसे 0.01 है और यहाँ पे कितना है 0.1 है, इसे हल कर लेना। ठीक है, तो आपका इसे हल करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा ई नोट सेल का। अब बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कर पाओगे कि नहीं? तो ये आपका होमवर्क के तौर पे रहेगा, आप इसे घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना कि इसका आंसर कितना है। देखना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन जवाब देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया फैराडे के नियम पर दोस्तों। तो चलिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान देना आप लोग, ट्रिक के दम पे आपको इसको करा दूंगा मैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरह आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई। ठीक है, याद रखिए धारा कितनी प्रवाहित की गई, 1 एम्पियर की। ठीक है, फिर अगला कहता है कि 900 सेकेंड तक की गई, यानी टाइम कितना था 900 सेकेंड तक किया गया। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। फिर आगे कहता है कि 900 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करनी है, कॉपर के द्रव्यमान की। तो यहाँ पे जो कॉपर है दोस्तों, आपको पता होगा कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा यहाँ से। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा और कॉपर पे चार्ज कितना आ जाएगा 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। इस 2 माइनस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के आप इधर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे यह साबित होता है कि आपको 2 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ एफ का मतलब होता है फैराडे नियतांक होता है। बस आपको याद रखना, जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेगा उतना ही एफ के साथ गुणा कर देना। इतना कर पाओगे, जब इतना आपका हो जाए तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको चार्ज निकालना है। चार्ज का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू टी का गुणा कर दोगे। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, करंट का जो वैल्यू है उसको समय से गुणा कर देना। तो क्यू का वैल्यू मिल जाएगा 900। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, निक्षेपित द्रव्यमान निकालना था ना, निक्षेपित द्रव्यमान निकालना है किसका, कॉपर का। ठीक है, तो आप ज्यादा कुछ मत करो, कॉपर का बताओ मास कितना होता है, कॉपर का मास कितना 63। तो 63 ऊपर रखो, फिर गुणे करो और जो आपका आवेश है आवेश का मान यहाँ रख दो 900। आवेश का मान गुणा करने में कितना आएगा 900 आएगा। फिर नीचे वही चीज रख दो जो मैं यहाँ पे लिखा था 2f। ठीक है, अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा आपका 63 गुणे 900 बटे 2 इंटू एफ का वैल्यू अभी जस्ट बताया था 96,000
500 होता है। अब जैसे इसे डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा और इसका द्रव्यमान पता चल जाएगा। डिवाइड करके कर लोगे। अब इस वैरायटी का क्वेश्चन आया तो कर पाओगे या नहीं? पक्का कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दहाड़ दोगे, 100% कर दोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है गिब्स मुक्त ऊर्जा वाला, ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। ये क्वेश्चन तो आपको एकदम बच्चों जैसा लगेगा, बस यहाँ पे ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन बस एन का वैल्यू पता चल जाए तो गिब्स ऊर्जा निकालने का फार्मूला आपको बता चुका हूं। क्या होता है दोस्तों? माइनस एन एफ ई नोड सेल। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या है देखिए, एफ तो आपको पहले ही से पता होता है 96,500। एन पता लगाना है तो आपके पास समीकरण क्या दिया है? एफ ई बराबर, देखना ना बहुत सटीक तरीके से आपको बताऊंगा इसको, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको लगेगा कि अरे सर ये सब इतना इजी है, हम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे थे पहले। सबसे पहले तुम किसी को भी उठा लो, चाहे आप आयोडीन को पकड़ लो, चाहे आप आयरन को पकड़ लो। आयरन को ही ले लेते हैं। तो आयरन यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2Fe3+ है और यहाँ पे कितना है? 2Fe2+ है। जरा जोड़ना तो, यहाँ 3+ है और यहाँ 2 लगने का मतलब 3 दूनी 6, यानी 6 बार प्लस है, ठीक है। और यहाँ कितना? 2+ है और 2 लगने का मतलब 2 दूनी 4+ है। बताओ कितने का गैपिंग है? तो कहोगे 2 का। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। मजा आया ना। उसी तरह तुम आयोडीन उठा के चेक करोगे तो भी उतना ही आएगा। देखो यहाँ पे 2I- है, यहाँ पे क्या है? I2 है। अब यहाँ कुछ है या नहीं है तो पावर में 0 हो गया, यहाँ 0 और इस तरफ क्या है? -2 है, तो यानी यहाँ -2 और यहाँ 0, कितने का गैप? फिर से 2 का गैप, इसलिए एन का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 रखोगे और यहाँ आ जाएगा 96,500 गुणे। अब ई नोट सेल बताने की तो जरूरत है नहीं, आप आसानी से निकाल ही लोगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ई नोट सेल दे दिया है मेरे भाई, 0.236 वोल्ट दे दिया। अब जैसे ही गुणा करके आंसर लाओगे, जैसे ही गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ है कि नहीं मजेदार? सवाल कैसे दिएगा? इस तरह से आपको एक रिएक्शन दिया रहेगा और या तो आपको ई नोट सेल दे देगा, या तो आपको ई नोट सेल दे देगा, या तो ई नोट सेल निकालने के लिए 2 वैल्यू दे देगा, एक कैथोड वाला और एक एनोड वाला, और चेक करके आप निकाल सकते हो। है कि नहीं मजेदार? अब बताओ कितना भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन देगा, फोड़ के आओगे कि नहीं? पक्का ना? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लिए तो समझ लो इस चैप्टर की पूरी तैयारी आपकी न्यूमेरिकल की हो गई। अब यहाँ पे मोलर चालकता वाला क्वेश्चन है। क्या है? मोलर चालकता वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और वो 3 स्टेप क्या है ध्यान से देखिए। अगर आप रटना नहीं चाहते हो तो पेशेंस के साथ प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 2 ठो छड़ ले लिया, जिसे आप बाद में इलेक्ट्रोड कहते हो, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड की, इस छड़ की क्या होगी? क्षेत्रफल भी होगा और इसकी लंबाई भी होगी, कुछ ना कुछ होगी कि नहीं? तो छड़ की लंबाई को यल और क्षेत्रफल को ए बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो, इसके बीच में क्या किया गया? इसके बीच में डाल दिया गया वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसमें वैद्युत अपघट्य डाल दिया। अब वैद्युत अपघट्य के रूप में कौन सी चीजों को डाला गया है? यहाँ पे NaOH का विलयन डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वैद्युत अपघट्य जब डाला जाता है तो इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस यानी कोई ना कोई प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध को आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध को आर कहा जाता है। अब इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बात जब आपको समझ आ जाएगी तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब आर का वैल्यू रखते हो आप, तो आर इजिकल टू क्या होता है? 10th में भी पढ़ा होगा, रो, यानी इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। रो आर क्या है? आपका प्रतिरोध है, और बराबर आपका यहाँ पे रो जो है इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और यल बताई दिया, ए बताई दिया, ठीक है। आर इजिकल टू इतना होता है। लेकिन आप रो जब निकालोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/यल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रो क्यों निकालोगे? क्योंकि आपको चाहिए चालकता। क्या चाहिए? चालकता। चालकता कापा, इसे कापा कहते हैं, पापा मत समझना, ठीक ना। के की तरह दिख रहा है लेकिन कापा कहते हैं इसे, ठीक है। कापा, कापा, ठीक है। तो कापा इजिकल टू होता है 1/रो होता है, ठीक है। तो किसी तरह हमें रो निकालना होगा, तब जाकर के हमें क्या निकल पाएगा? चालकता। क्यों? क्योंकि मोलर चालकता में कापा यूज हो रहा है, ठीक है। और सी क्या है? सांद्रता है। जो इसमें विलयन डाला गया है, इसकी विलयन की सांद्रता क्या है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन डाला गया है। इसकी सांद्रता कितनी दी गई है? सी 0.05 मोल लीटर इनवर्स दिया गया है, इसकी सांद्रता, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कॉलम की व्यास दी गई है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, कॉलम की क्या दी गई है? व्यास दी गई है। अब ध्यान से अब कॉलम की क्या दी गई है? व्यास। यानी इसका मतलब ये किस तरह से छड़ है? इस तरह से है आपका गोलाई में, तो इसका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? इसका व्यास दिया है। व्यास क्या है आपका? डी, ठीक है। व्यास दिया है डी। डी कितना दिया हुआ है आपका? 2 सेंटीमीटर। 2.0 लिखो चाहे 2 सेंटीमीटर, मतलब एक ही है, ठीक है। अब इसको हम किस में बदल देंगे? रेडियस में बदल देंगे। तो रेडियस में बदलोगे तो क्या होगा? इसका आधा करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻2
मीटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब चलो भाई, हमें आर तो मिल गया, हमें आर मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए, ए चाहिए। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? किसी सर्कल का व्यास दिया हुआ है, रेडियस निकाल चुके हैं, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या फार्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। कभी भी आपको व्यास वगैरह दे तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला रखना होगा। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा आंसर? पाई का वैल्यू होता है 3.14 और आर कितना दिया है? 1 गुणे 10 घाते -2 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाया? समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आर के जगह पे स्क्वायर है, तो ए यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, देखो ना, बहुत ही आसान लगेगा सवाल आपको। 3.14 गुणे स्क्वायर करोगे तो एक तो एक ही रहेगा, लेकिन 10 घाते जो -2 है वो कितना हो जाएगा? 10 घाते -4 हो जाएगा। ए आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है किसी तरह से रो, उसके लिए चाहिए आर। आर यहाँ पे दिया होगा कहीं ना कहीं। लंबाई तो आपको पता चली गया 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होता है लंबाई? 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। तो इसे मीटर में लाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। फिर कहता है कि कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना दिया हुआ है, प्रतिरोध यानी आर। ठीक है, आर कितना दिया है आपका? 5.55 गुणे 10 घाते 3 ओम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है इसकी प्रतिरोधकता, चलिए ठीक है, ये है इसकी प्रतिरोधकता। फिर चालकता, ये हो गया चालकता। फिर उसके बाद मोलर चालकता, ये हो गया मोलर चालकता। यानी तीनों चीज पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हो 2025 के कोड नंबर JZ में पूछा भी गया है। तो मैंने बताया ना, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तक आपको किसी तरह पहुंच जाना है। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको पहला क्या निकालना है? प्रतिरोधकता निकालना है, जिसे हम लोग रो कहते हैं। अब फार्मूला क्या है आपका? RA/L होता है। तो अब आपको करना क्या है? वैल्यू रखना है। आर का वैल्यू कितना है? 5.55 गुणे 10 घाते 3। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 3.14। 1 का मल्टीप्लाई में कोई मतलब है नहीं, इसलिए 10 घाते केवल -4 लिख रहा हूं। ठीक है, और नीचे कितना है? यल आपका कितना है? 1 है। तो अब बताइए 1 का कोई मतलब है? बटे के नीचे कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपके पास रो कितना मिल जाएगा? अब आप 5.55 का गुणा कर दोगे 3.14 से, और 10 घाते यहाँ -4 है, यहाँ 10 घाते 3 है, तो कितना बचेगा? 10 घाते -1 बचेगा। 10 घाते -1 बचेगा। अब आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। कर लोगे इसे मल्टीप्लाई करके? पक्का है? 100% कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो बताना। इस तरह के कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का मैं पर्सनल वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, मेरा मुद्दा है कि कंसेप्ट आपको एकदम भरपूर समझ आ जाए। कैलकुलेशन अगर आपको मिस्टेक होगा, आपको दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, तो खुद ही आप कमेंट करोगे। जब खुद ही कमेंट करोगे तो मैं कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ने के बाद इस पर वीडियो जरूर ला दूंगा। ठीक है, अब आती है बारी, हमने रो निकाल दिया। अब रो निकालने के बाद क्या चाहिए हमें? चालकता चाहिए, चालकता। ठीक है, नोट करते जाना आप लोग। ठीक है, तो चालकता निकालने के लिए फार्मूला क्या है? 1/रो। तो रो का जब वैल्यू रख दोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो आपको एक नया वैल्यू आएगा, डबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा? कापा निकल जाएगा। अब जैसे ही कापा निकल जाएगा तो मोलर चालकता तीसरे नंबर पे बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना। तो कापा का वैल्यू कितना है? डबल क्वेश्चन मार्क इंटू में 1000 बटे सांद्रता आपको कितना दिया है? दिखाई दिया मैंने सांद्रता यहाँ पे आपको 0.05। 0.05 जैसे ही हल करोगे आपको मोलर चालकता मिल जाएगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? सवाल आपको पूरा फील करा दिया मैंने। ठीक है, इसे हल्का छोटा कर देता हूं ताकि आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। अब यहाँ पे याद रखना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसे कैलकुलेट जरूर करना। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप अपने आप को आजमा पाओगे, अपने आप को जांच पाओगे कि आप कितने पानी में हो, आप इस तरह के कैलकुलेशन को कर पा रहे हो या नहीं। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं कैलकुलेशन करने लगूंगा गुणा भाग इस तरह से छोटे छोटी चीजें, तो वीडियो का लेंथ बड़ा होगा कि नहीं? वीडियो का लेंथ बड़ा होगा और आपके पास समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम सर पे है, इसलिए मैं पूरा आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे करना है। छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद करिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यहां तक क्लियर हो गया कैसे करना है? इस पर आधारित यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन भी है। ठीक है, मोलर चालकता पे। ठीक है, मोलर चालकता ज्ञात करना है, कुछ वैल्यू दिए गए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में रहेगा। ये 2025 के कोड नंबर KB में पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। कितना वायरल क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन हर बार आता है मेरे भाई। इस वैरायटी पे क्वेश्चन हर बार आता है। आप एकदम निश्चिंत होकर तैयार करो, अपने भाई पे भरोसा करो। ठीक है, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अगला क्वेश्चन ये है मोलर चालकता पे, इसे भी आप तैयार करो, इसे भी आप करोगे। ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा। यहां तक कर पाओगे या नहीं? पक्की बात है? एक और क्वेश्चन आ गया मोलर चालकता पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोलराउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करना। आपको बताई दिया हूँ कोलराउस वाला भी, जाके आपको वीडियो देखना है। वीडियो जैसे ही देखोगे उसमें कोलराउस का नियम क्या होता है वो भी समझाया हूँ और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराया हूँ।
तो उसे जरूर जाकर के देखोगे। इसी बहाने आपका कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम और वन ठाप गुणांक और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। समझ आई मेरी बातें? यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? अगर आप दोस्तों मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों। जल्द से जल्द इसे 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार जरूर बना दीजिए इस चैनल को दोस्तों। यही मेरी आपसे उम्मीद है, यही मैं दुआ करता हूं, आशा भी करता हूं, ठीक है, कि आप इसे जल्दी से जल्दी शेयर करके जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचा दीजिए, ठीक है। इस चैनल पे कौन कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन सी वीडियो आएगी, अगर डे टू डे अपडेट चाहते हो तो आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ाना। इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। मुलाकात करूंगा इसके अगले चैप्टर वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।